नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों हम आज यूपी टेट सॉल्व पेपर करने वाले हैं, जिसमें आपके सीडीपी बाल विकास करेगा। टॉप 30 प्रश्न करेंगे। 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक रहेगा, सभी को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर्स को। यूपी टेट एग्जाम, सी टेट एग्जाम फतेह करना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते। तो आइए सोल्यूशन जानते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का नियम इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट आपने पढ़ा है, अभ्यास का नियम, तत्परता का, प्रभाव का नियम, लेकिन आपने अभिवृत्ति का नियम नहीं पढ़ा होगा। तो ये थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, बाकी आपके तीनों नियम हैं। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कहलाते हैं और 5 जो आपके गौड़ नियम कहलाते हैं। गौड़ नियम क्या है ये जानना भी जरूरी, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव, ये तो आपने जान लिया, लेकिन थॉर्नडाइक के दिए गए 5 गौड़ नियम भी, इसे हम मनोवृत्ति का नियम कहते हैं, बहुवचन क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 आपके गौड़ नियम कहलाते हैं। ठीक है, आइए आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं आपके सेकंड प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कोहलर से संबंधित है। कोहलर एंड कोफ्फा बिलीव लर्निंग टू अ फंक्शन ऑफ। कोहलर तथा कोफ्फा के अनुसार सीखना क्या होता है। तो जब डबल को की बात की जाती है तो क्या आता है, क्या वह अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या अभ्यास द्वारा। देखिए, 2 चीज़ों पे अनुकरण करना, 2 चीज़ों पे प्रयास करना, अभ्यास करना, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सूझ करना। जब चूज करना होता है, कोई भी व्यक्ति, अगर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 2 ऑप्शन में अगर चूज करना है, उसको सेलेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको सूझ करते हैं, आप इंसाइट उसमें करते हैं कि क्या कौन सा होगा। तो कहीं ना कहीं कोहलर कोफ्फा के अनुसार सीखना क्या होता है, सूझ द्वारा होता है। एक ट्रिक होती है एग्जाम में आने के लिए, एग्जाम में कैसे पूछे जाने के लिए। अक्सर एग्जाम में आता है कि चिंपैंजी नामक बंदर पर किसने प्रयोग किया था, कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, चिंपैंजी केले की कहानी अगर याद आएगी तो आपको याद आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोहलर की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। नोवाक, वाइगोस्की, जीन पियाजे जी या ग्लसर फ्लेड की बात करेंगे। अगर आपको आता है तो आप बेहतरीन कमेंट करके हमें फीडबैक करके बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट फीडबैक आपकी तैयारी को पक्की कर सकता है, आपकी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकता है। तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन कहलाते हैं, सभी लोग जानते हैं, वाइगोस्की। जब भी समाज शब्द देखेगा वाइगोस्की से संबंधित रहता है। अक्सर आप कोई भी प्रश्न देखेंगे, क्योंकि सामाजिक निर्माणवाद के जनक और कोई नहीं, आपके वाइगोस्की ही है। वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास के प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाइगोस्की का मानना है कि बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतर की क्रिया के द्वारा ही अर्जन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन से विकास की विशेषता नहीं। विकास की विशेषता, तो आप सभी लोग जानते हैं विकास की विशेषता संचयी होना होता है, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना। संचयी होना इकट्ठा करना, दिशात्मक करना एक दिशा में हमें बढ़ना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, लेकिन अनियंत्रित और स्वतंत्र होना। अनियंत्रित एक निगेटिव शब्द हो जाता है, और विकास कैसा होना चाहिए, एक दिशात्मक होना चाहिए। तो जो आपके ABC तीनों दिए गए हैं ये हमारे विकास की विशेषताएं हो जाएंगी, और विकास अनियंत्रित स्वतंत्र जो दिया गया है ये निगेटिव दिया गया है, नहीं होगा, बाकी तीनों विशेषताएं हो जाएंगी। तो आप सभी लोग भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। हरलाक हैं, गॉल्टन हैं, वुडवर्थ हैं या रॉस हो जाएंगे। अगर आपको पता है आप बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी हाँ साथियों, प्रश्न पूछा गया हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक और कोई नहीं, आपके गॉल्टन। जी हाँ, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गॉल्टन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी यूपी टेट में भी आया हुआ है। और गॉल्टन एक कैसे, कहाँ के हैं, एक फ्रांसिस गॉल्टन, एक मनोवैज्ञानिक है फ्रांस के। इन्होंने व्यक्तित्व विशेषताओं का अनुवांशिकता का अध्ययन किया। अक्सर पूछा जाता है कि व्यक्तित्व विशेषताओं का अनुवांशिकता अध्ययन किसने किया है, तब आपका जवाब होना चाहिए फ्रांसिस गॉल्टन। ये प्रथम मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं।
इन्होंने अपने इस अध्ययन से निष्कर्ष के रूप में अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में बताया कि व्यक्तित्व आनुवंशिकता होती है। इनकी पुस्तक के बारे में भी पढ़ लेना है क्योंकि इनकी पुस्तक भी अक्सर पूछी जाती है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, जो सबसे कम स्तर होता है, क्या वह बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुप्रयोग होते हैं या मूल्यांकन होता है? लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंटेड, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो सबसे न्यूनतम स्तर होता है वह ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। कैसे, इसको समझना भी जरूरी है। ब्लूम का वर्गीकरण आपने पढ़ा ही होगा। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के एक श्रेणीबद्ध संगठन दिया। ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को 3 क्षेत्र में उन्होंने बांटा। पहले संज्ञानात्मक, भावनात्मक और संवेदी डोमेन, जिसे हम क्रियात्मक बोलते हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक, संवेदी डोमेन या क्रियात्मक। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मानसिक कौशल आता है। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में भावना या भावनात्मक क्षेत्र में वृद्धि। साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र या क्रियात्मक जो होता है वह शारीरिक कौशल आता है। जब भी साइकोमोटर आए या क्रियात्मक संबंधी जाए तो शारीरिक कौशल पे जाना, ये अक्सर पूछा जाता है। भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित है वह भावनात्मक ज्ञान होगा। संज्ञानात्मक में मानसिक कौशल होता है। और ये भी आप लोगों को पता होगा, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में सीखने के 6 श्रेणियों में शामिल किया गया है, जो कि बौद्धिक विकास में एक सारे कार्य करते। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर। सभी लोग तैयार हैं? सभी प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आ चुका है कि द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है? अक्सर आपको पता है एग्जाम में सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है? प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि या पुनः शिक्षण? तो आपने पढ़ा होगा रीफीडबैक, इसे पुनः प्रतिपुष्टि बोलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान रीफीडबैक ही होता है। ठीक है, यानी सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान जो होता है, पहला सोपान क्या होगा? पाठ योजना। 6 चरण केवल होते इसमें सूक्ष्म शिक्षण में। पहला पाठ योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः योजना, पांचवा पुनः शिक्षण और छठवां पुनः प्रतिपुष्टि। ये याद रखिएगा, प्रथम से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, तैयारी A to Z तैयार रहना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायरीज, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक क्या है? श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क या एक समाधान? तो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन, अब देखिए अपसारी और अभिसारी ये 2 चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो अपसारी चिंतन के बारे में अगर हम बात करते हैं और इसमें चिंतन में आवश्यक की बात की जा रही है, तो फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, विचार प्रवाह की बात होगी। क्यों होगी? तो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह आवश्यक होता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इसे इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स, जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है, यदि तुम्हें या तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते? इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता। अतः ऐसी स्थिति में बालक इस प्रकार प्रश्न का कल्पना करेगा और फिर अपने विचार प्रस्तुत करेगा कि मुझे पंख पसंद है, अगर मेरे पंख होते तो मैं पूरी दुनिया को सैर करता घूमता, अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में पक्षियों के साथ उड़ने की रेस लगाता। तो ये कौन सा हो जाएगा? जहाँ पे कल्पना की बात करें तो अपसारी चिंतन आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे कल्पना का नाम आए तो अपसारी चिंतन, याद रखिए। अगला जो प्रश्न है कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्दीलन, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों। मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? जॉन डेवी, ऑसबॉर्न, हर्लॉग या ऑसवेल? 3 ऐसे प्रतिपादक है। आपने जॉन डेवी का पढ़ा होगा, हर्लॉग का पढ़ा होगा और ऑसवेल आपने पढ़ा होगा। तो जब भी मस्तिष्क उद्दीलन की बात की जाएगी, जिक्र किया जाएगा, एक ही नाम आएगा, वह होगा ऑसबॉर्न। जहाँ मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक ऑसबॉर्न है। मस्तिष्क उद्दीलन विधि में बालक के सम्मुख ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल होता है
और उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करे तो इसको मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं। तो मतलब दिमाग का भेजा फ्राई करना, उद्वेलन करना, विचार विमर्श करना, आपस में टकराव करना, शब्दों के अंदर ही मनन ही मन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कौन सा संबंध, ये भी आपने पढ़ा होगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण संबंधित CD मॉर्गन और HA मुरे भी आते हैं। मॉर्गन और मुरे दोनों आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन को बोथ A एंड B। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन और मुरे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रासंगिक परीक्षण को कथानक बोध परीक्षण भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में है तो बनना चाहिए। यह परीक्षण व्यक्ति को मापने की एक प्रक्षेपी तकनीक होती है। इसके द्वारा व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच की जाती है और इस प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में टोटल 31 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में 30 चित्र का प्रयोग होता है। 10 चित्र महिलाओं के लिए, 10 चित्र पुरुषों के लिए और 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं और एक कार्ड इसमें सादा कार्ड होता है और साधारणतः अंतिम 10 चित्रों का ही प्रयोग होता है इसमें, जो दोनों के लिए होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था आयोजन, उद्भव, प्रबोधन या संशोधन। तो सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था कहलाती है वह आयोजन कहलाता। प्रिपरेशन कहते हैं ना, प्रिपरेशन कर लेना एग्जाम के पहले। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष व विपक्ष में आवश्यक तथ्य जो है एकत्र करने होते हैं। जैसे एक चित्रकार अपनी पेंटिंग को बनाने के से पूर्व किसी क्या प्राकृतिक स्थान पर बैठकर रंग, आकार, रोशनी आदि को ज्ञान पहले प्राप्त करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है। अगला प्रश्न देखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ें आपसे बननी चाहिए कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ये आप सभी से बनना चाहिए। क्या वह थॉर्नडाइक है, गेस्टाल्ट है, दोनों है, कोई नहीं। तो जब भी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत का जिक्र होगा एक ही नाम आता है, एल्बर्ट थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। अधिगम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाने का परिणाम होता है उद्दीपक। इसके बीच संबंध बनाने के परिणाम में उन्होंने प्रत्यय और त्रुटि के सिद्धांत के रूप में भी प्रतिपादित किया है थॉर्नडाइक का, इसी को बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इन्होंने 3 नियम दिए हैं। मुख्य नियम, गौड़ नियम 5 दिए हैं, ये आपको ऑलरेडी हम पहले बता ही चुके हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं व्यक्तिगत कारक भी अधिगम को, आप कोई पढ़ रहा हो, आपके व्यक्तिगत कारक हैं तो वो प्रभावित करते हैं। वातावरण, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी वातावरण आपको प्रभावित करता है। समाज, जिस समाज में आप रह रहे हैं वो भी प्रभावित करता है। यानी ये सारी उपयुक्त सभी जो है, सभी कारक जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। डी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ और भी सफलता, परिणाम का ज्ञान कारक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कारक, ये भी ऑप्शंस में आपके सम्मिलित हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है जो भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। ये भी अक्सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। जीन पियाजे जी, ब्रूनर, गार्डनर, वाइगोस्की, चारों वैज्ञानिक ऐसे हैं जो आप जानते समझते हैं। तो बुद्धि से प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो बहुबुद्धि का जिक्र हुआ है, तो बहुबुद्धि का जब जिक्र होता है तो गार्डनर का नाम आता है। जी हाँ साथी। विकासात्मक मनोविज्ञान हार्वर्ड गार्डनर ने कब किया था। ये सन याद रखिएगा 1983 में प्रतिपादित हुआ। इस सिद्धांत के द्वारा मानव बुद्धि को कई प्रकारों में विभाजित किया गया था। दृश्य स्थानिक, मौखिक भाषाई, संगीत लयबद्ध, तार्किक, गणितीय, पारस्परिक, अंतः व्यक्तित्व, शारीरिक आपकी जो गतिज है, इन सारी चीज़ों पे किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा कि स्पीयरमैन ने क्या दिया है। ये भी अच्छा प्रश्न है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, समूह कारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत दिया या बुद्धि के प्रक्रिया का उन्मुखी सिद्धांत दिया। तो जब भी स्पीयरमैन की बात की जाती है एक ही नाम याद रखिएगा, बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया। स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन में एक स्पेशल एस फैक्टर जी फैक्टर आपने पढ़ा होगा, एस फैक्टर जी फैक्टर। ठीक है, एस मतलब स्पेशल यानी विशिष्ट होता है, जी मतलब जनरल अर्थात सामान्य तत्व, दो होते हैं।
बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के दो तत्व, एक समान तत्व, एक विशिष्ट तत्व, इसे हम जी फैक्टर और एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर के नाम से जानते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, इन्हीं से संबंधित पूछा जाता है, तो दिमाग में बैठा लेना है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित होती है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है, ये किसी बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। और जॉन डी, इसकी मूलभूत अवधारणा तो प्रोजेक्ट की जॉन डीवी द्वारा रखी गई है, लेकिन प्रतिपादन किसने किया? किलपैट्रिक ने किया था, क्योंकि किलपैट्रिक जॉन डीवी के क्या है? शिष्य। जॉन डीवी गुरु हो गए, किलपैट्रिक शिष्य हो गए। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है, और इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिसमें हमें पता करके सीखने पर बल होता है। ठीक है, तो किलपैट्रिक जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि में आती है, ये भी आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित कौन सा होता है? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना, मूल्यांकन या लक्ष्य कथन। ये भी आप भली भांति जानते हैं। पाठ योजना से प्रश्न तो आएगा ही आएगा, कैसे भी आए बिल्कुल पूछा ही जाएगा। तो पाठ योजना में छात्र बालक बालिका के पूर्व अधिगम से संबंधित जो होता है वह प्रस्तावना ही होता है, प्रस्तावना प्रश्न ही होता है। अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब गलत वाक्य का चयन करना है, तो सभी वाक्य हमें पढ़ना पड़ेगा। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, सही है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखता है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखता है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता है, तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन छात्र अगर सबसे अच्छा खेल खेल में सीखता, अगर बेस्ट पूछा जाता तो खेल खेल वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। ठीक है, सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि छात्र सबसे अच्छा कैसा है? स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, और छात्र जो है सबसे अच्छा करके सीखता है, खेल खेल में सीखता है, अच्छा मुक्त वातावरण में सीखते हैं। तो सीखना, और अपने ये भी एक परिभाषा है क्रो और क्रो की, कि सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा है? क्रो एवं क्रो के अनुसार एक परिभाषा है जो अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे क्या पूछा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया कि संविधान के किस संशोधन के शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो यूपी टेट सी टेट में शिक्षा के अधिकार से संबंधित भी आपके संविधान के आर्टिकल से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो संविधान के किस संशोधन से जो है शिक्षा का अधिकार पर बल दिया गया है? तो 86वां। ठीक है, 86 याद रखिएगा। 86 में संशोधन ये दिया गया था कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। यह राज्य द्वारा संबंधित निर्धारित कानून के तहत होगा। इसका संबंध अनुच्छेद 21A के से जोड़ा गया। नया अनुच्छेद 21A बना, शिक्षा का अधिकार से संबंधित हुआ। पहले अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया, फिर इसके अलग से 21A बना दिया। शिक्षण के कार्य में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन भी होता है, उपचारात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है, तीनों सम्मिलित होते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं? कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। कोई भी शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होता है? जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, हो सकता है। केवल लिखने पर बल हो, यह उपरोक्त सभी। देखिए, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली इन तीनों में होगा, क्योंकि एकाधिकार मतलब एक व्यक्ति पर होना, निष्क्रिय होना, केवल लिखने पर, तो तीनों निगेटिव दिए गए। जब तीनों निगेटिव शब्द आएंगे तीनों ऑप्शन में, तो तीनों जो है सबसे कम प्रभावशाली, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, या केवल रटने की प्रक्रिया पर बल देना, लिखने पर, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, एकाधिकारवादी प्रयोग, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, अगर शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु पर विशेष ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। शिक्षक अपने ज्ञान अनुभव से छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना। शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक स्वतंत्र वातावरण में संपन्न करना। शिक्षक को अपने कार्य के साथ साथ छात्रों के कार्यों का भी विश्लेषण करना, जिससे शिक्षण प्रभावशाली बन सके। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा प्रश्न कि भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही सिंपल सा है, चॉम्स्की। जब भी भाषा की बात की जाए चॉम्स्की करिएगा, समाज की बात की जाए या सामाजिक से संबंधित आए तो वाइगोस्की करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल A to Z डायरेक्ट आंसर देंगे। जी हाँ, डायरेक्ट आंसर देना, प्रश्न को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही होता है?
देखिए शारीरिक गठन का संबंध आपके एंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्टिक। इससे क्यों होता है? क्योंकि शारीरिक गठन का संबंध एंटागोनिस्टिक से सही नहीं कहलाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा रहा है किससे नहीं होगा, तो इससे आपका एंटागोनिस्टिक से नहीं होगा। बाकी मेसोफॉर्मिक, एक्टोफॉर्मिक, एंडोफॉर्मिक इन तीनों से हो जाएगा। तो अक्सर एग्जाम में गलतियां होती, जल्दबाजी में गलती नहीं करना, यही हमारे बताने का प्रयास था कि शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एक मेसोमॉर्फिक, जिसे हम आयताकार बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। दूसरा है एक्टोमॉर्फिक, लंबकाय, ऐसे व्यक्ति दुबला पतला कमजोर शरीर वाले होते हैं। एंडोमॉर्फिक, गोलकाय, ऐसे व्यक्ति का शारीरिक गठन गोल मटोल तथा नरम होता है। तो तीनों चीज़ों आपने समझ लिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करना है। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या उपरोक्त सभी। देखिए इनमें से अभिप्रेरणा के घटकों की अगर पहचान की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता भी आती है, अंतर्नोद भी आता है और प्रोत्साहन भी आता है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें से तीनों वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए सभी लोग समझ गए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताने की जरूरत ही नहीं, सिगमंड फ्रायड। जब भी मनोविश्लेषण की बात आए तो सिगमंड फ्रायड के ऑप्शन को सटीक मान लेना है। ठीक है, इद, ईगो, सुपर ईगो, इससे भी आता है। फ्रायड ने व्यक्ति संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बताया था। प्रश्न आया कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने बताया था। और फ्रायड ने मानव मन की संरचना, व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी क्रियाओं का निरूपण हेतु इद, ईगो, सुपर ईगो, जिसम अहम, इदम, अहम, परहम बोलते हैं, ये आपके फ्रायड का है, जो अक्सर एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जो है स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं? देखिए स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है वह अभिक्रमित अनुदेशन है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन है और व्यवहार संबंधी रूपांतर है। त्रुटियों के माध्यम से सीखना यह आपके स्किनर द्वारा प्रतिपादित नहीं है, क्योंकि स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत है अभिक्रमित अनुदेशन, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन और व्यवहार रूपांतर तकनीक। इन तीनों को याद रखिएगा, इन तीनों को स्किनर के झोली में डाल दीजिएगा। साथियों बढ़ते हैं कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थी, शिक्षार्थी, बालक बालिका हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? अधिक विभिन्न योग्यता रुचि वाले जो बालक रखते होंगे, जो बहुत विभिन्न योग्यता रखते हों, विभिन्न रुचियां रखते हों, तो उनके लिए क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन। कम्युनिकेशन कंटिन्यू क्या होगा? कंटिन्यूज एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन की बात है। सतत और व्यापक मूल्यांकन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन जो है अनुदेशात्मक उद्देश्यों की अगर मैं बात करता हूँ, अनुदेशात्मक जो उद्देश्य होते हैं से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पद से संबंधित नहीं होगा। देखिए ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित अवबोध होता है, ज्ञान होता है, विश्लेषण होता है, चरित्र निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होगा? चरित्र निर्माण नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। सभी लोग समझ गए होंगे। 3H के नाम से होता है, आपने पढ़ा भी होगा। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य 3 भागों में बांटा है। 3H को कैसे हेड बोलते हैं? हेड में ज्ञानात्मक या ज्ञान क्षेत्र आता है, हार्ट में आपका भावनात्मक क्षेत्र आता है और हैंड में आपका मनोसंचालन या मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र आता है, जो 3H के नाम से जाना जाता है, जो कि हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का समझने के लिए, फीडबैक करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? तो भैया मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्मृति, अवबोध, प्रत्यावर्ती, लेकिन आपके अभिप्रेरणा स्तर जो होता है, यह शिक्षण का स्तर नहीं होता। मोटिवेशनल लेवल कोई नहीं होता। ये शिक्षण का स्तर मेमोरी होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है और रिफ्लेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये 3 होता है, चिंतन या प्रत्यावर्ती, बोध या अवबोध या स्मृति। ठीक है, और ये 30वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछा जा रहा है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या हरलॉक ने किया था? तो विकास के
मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन और कोई नहीं आपके एरिक एरिक्सन। जब भी विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत की बात की जाएगी एरिक एरिक्सन का नाम अवश्य पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण बल भी दिया है और ये विकास की एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, समझ लीजिएगा। पहली अवस्था एरिक्सन की है सहसावस्था, जिसे हम विश्वास बनाम अविश्वास बोलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वतंत्र बनाम लज्जाशीलता, खेल अवस्था पहल बनाम दोषिता, विद्यालय अवस्था परिश्रम बनाम हीनता, किशोरावस्था अहम बनाम भूमिका संप्राप्ति, तरुण वयस्कता घनिष्ठ बनाम बिलगम और मध्य वयस्कता होता है जन्नात्मक बनाम स्थिरता और परिपक्वता अवस्था होती है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ये चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये पेपर में आने वाला है। बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, A to Z तैयारी में लग जाइए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो धन्यवाद सभी का, मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।